अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बागेश्वर से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर कोसानी के सीमा गांव में 2 गुलदारों का आतंक देखने को मिला है। कल शाम को गुलदार 2 बछड़ों को निवाला बना चुके हैं और गुलदार का बछड़ों पर हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें महिला पशुपालक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। तो वहीं इलाके में दोनों गुलदार चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। वहीं लोगों ने वन विभाग से दोनों गुलदारों को पकड़ने की मांग की है। इस साल 27 फरवरी से शुरू होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंटर के छात्रों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। बोर्ड के एग्जाम के लिए इंटरमीडिएट में सिर्फ 95,000 छात्रों ने आवेदन किया है। जिस तरह से उत्तराखंड बोर्ड में साल दर साल संख्या में कमी आ रही है, तो ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भर्ती गड़बड़ी के बाद में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ग्रेजुएशन लेवल के जो 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग को करवाने के निर्देश दिए गए थे, वो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को वापस कर दिए गए हैं। यानी कि इन परीक्षाओं को अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही करवाएगा। दरअसल 1 साल में भी ज्यादा समय से वन आरक्षी, बंदी रक्षक और वाहन चालक, मुख्य आरक्षी समेत 12 एग्जाम लोक सेवा आयोग नहीं करवा सका है, जिसके बाद में बेरोजगार युवाओं द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन एग्जाम को वापस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लौटाया गया है। पहाड़ों में सर्दी का सितम बरकरार है। जहां पर एक तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर लगातार जारी है, जिससे कि मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जताया है और हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के कोई भी आसार नहीं है और अगले 5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा। हो गई है तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है, वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। धन्यवाद। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव के तहत में नेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड में उत्तरकाशी जिले को दूसरा पुरस्कार दिया गया। देश भर के लगभग 500 जिले के बीच में उत्तरकाशी को कृषि की श्रेणी में लाल चावल के लिए ये सम्मान मिला है और मुख्य अतिथि विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाथों डीएम उत्तरकाशी अभिषेक रूहेला ने अवार्ड ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर मिले इस सम्मान की सराहना की और राज्य जिले की टीम को बधाई दी। साथ ही कहा कि टीम वर्क से आगे भी इस तरह के नए उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। देहरादून में विधायक मंत्री विवाद मामले में कल मुख्यमंत्री सीएम धामी के साथ में बैठक के बाद में मामला खत्म हो गया है। वहीं डीएफओ और डिप्टी डायरेक्टर दंपति के ट्रांसफर के मामले को लेकर सीएम ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है और कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव करीब हैं और अब की बार 400 पार के नारे के साथ में बीजेपी आगे बढ़ रही है। इसके लिए गुरुवार को एक बड़ी बैठक की गई, तो 7 जनवरी को बैठक भी अहम होने वाली है, जब सीएम से लेकर पूर्व सीएम एक साथ मंथन करेंगे। की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी पूरी रणनीति बना रही है। बुधवार को विस्तारकों को क्षेत्रों में भेजने के साथ ही पार्टी प्रचार प्रसार पर और जोर दे रही है। गुरुवार को संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में सभी मोर्चों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, जिसमें रणनीति बनाने के साथ ही आगे के कार्यक्रम भी तय होंगे।
समापन सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। विस्तारकों का काम अपने बूथ को मजबूत करना, बूथ से संबंधित जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उनको संचालित करना, पूरे मंडल की व्यवस्थाएं देखना, ये सब काम ये विस्तारक हमारे रूटीन में करते हैं। बीजेपी कैसे चुनावों में जनता के बीच जाए, इसके लिए 7 जनवरी को भी बीजेपी की रणनीतिक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी पूर्व सीएम, सांसद और विधायक चुनाव में जाने के लिए रणनीति बनाएंगे। 7 तारीख को लोकसभा योजना बैठक है, उसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी रहने वाले हैं और तिवारी जी रहने वाले हैं। हमारे सारे सांसद, प्रदेश सरकार के सारे मंत्रीगण और हमारी कोर टीम के जो लोग हैं वो उस बैठक में रहेंगे और आगामी दिनों के लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जो कार्य योजना है उस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। बीजेपी के नए नारे 400 पार को पूरा करने के लिए प्रदेश बीजेपी ने जोर मारना शुरू कर दिया है और इसके लिए इस हफ्ते होने वाली दोनों मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन नैनीताल जैसी प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस के पास में चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेता सामने नहीं आ रहे हैं। हालात ये है कि दूसरे और तीसरे दर्जे के कांग्रेस नेताओं में दावेदारी की होड़ लग गई है और दावेदारों की बाढ़ सी आ गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केसी पंत, एनडी तिवारी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे कद्दावर नेताओं को संसद भेजने वाली इस नैनीताल लोकसभा सीट पर 2024 में सबकी निगाह है। विशेषकर लगातार 2 चुनावों में पटखनी खाती आ रही कांग्रेस में भीतर खाने खूब गुणागणित का खेल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदेश, भुवन कापड़ी के बाद अब नए नेता भी मैदान में उतरने का दावा ठोकने लगे हैं। लोगों जिस प्रकार की जो बात है, हजारों जो फोन आए कि भाई आप नया चेहरा आना चाहिए, नई बात करने वाला चाहिए, तो इस तहत हमें भरोसा है कांग्रेस जरूर हमें मौका देगी। मुझे यकीन है नए चेहरे को देगी और नई जोश के साथ विपरीत दिशा के चलने वाले, उसके विपरीत चलने वाले हम लोग हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के कई बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में किसी नए चेहरे को उतारने की पैरवी कर रहे हैं। वहीं कुछ तो अभी से प्रत्याशी के ऐलान के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जिनकी पहचान पब्लिक में, किसानों के क्षेत्र में, व्यापारियों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्रों में, छात्रों के क्षेत्र में अच्छी है, उनकी अच्छी पैठ है, उनको उम्मीदवार बनाना ये बहुत न्याय संगत होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है आज के विषय में कि एक व्यक्ति को हम इशारा दे दें, चाहे जो भी हो, कि आप तैयारी करिए और हम सब जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों के कानों में भी ये बात डाल दी जाए कि भाई ये व्यक्ति को चयनित करने का पूरी संभावना है, तो हम लोग भी खुलेआम लग पाएंगे और सोच पाएंगे और रणनीति बना पाएंगे। जाहिर है कांग्रेस नेता हाल ही में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों से चिंतित हैं। ऐसे में 2024 में नए चेहरों और नई रणनीति पर ही उनकी उम्मीदें टिकी हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रोएक्टिव एक्शन चाहते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अपने पिता को टेंडर देने के मामले में फंसी पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और हाईकोर्ट ने बुधवार को टेंडर मामले में कमिश्नर कुमाऊं को फाइनल जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि नियमों को ताक पर रखकर ये पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया और अब नियमों के तहत में जो जांच कमिश्नर कुमाऊं से होनी है उसको किया जाए। आपको बता दें कि दीपिका बोरा पर आरोप है कि उन्होंने कार्यकाल के दौरान में अपने पिता को ही टेंडर आवंटित कर दिया, जबकि नियमों के तहत में ये गलत है। सरकार की प्राथमिक जांच में भी आरोप सही पाए गए हैं। इसमें सरकार ने माना है कि हाँ वो जो उनके फादर हैं उनको टेंडर मिले हैं। उसके बाद हमने कोर्ट से आज रिक्वेस्ट करी कि कम से कम जो रूल्स कहते हैं कि रूल्स ये कहते हैं कि उसके बाद कमिश्नर एक फाइनल इंक्वायरी करेंगे। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि आज कोर्ट ऑर्डर कर दें कि उसमें इस मैटर में फाइनल इंक्वायरी का ऑर्डर कर दें। तो कोर्ट ने हमारी बात मानी है। कोर्ट ने सरकार को कहा है कि एज पर रूल्स कमिश्नर या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो इसमें फाइनल जांच करेंगे। घर से नाराज होकर या फिर रास्ता भटककर हरिद्वार पहुंचने वाले बच्चे
भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब घर से नाराज होकर निकले कम उम्र के बच्चे हरिद्वार में गंगा घाटों पर भीख मांगते हुए पाए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूं तो धर्म नगरी हरिद्वार में साल भर चलने वाले भंडारे और श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाने वाले दान के चलते हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। यहाँ हर की पैड़ी समेत दूसरे गंगा घाटों पर आपको महिला, पुरुष और बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे राज्य से अपने घर से नाराज होकर आए हैं और नासमझी के कारण हरिद्वार में आकर भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस गए। हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 1 साल में 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों को रेस्क्यू कर उनके परिवार के सुपुत्र किया है, जो सिर्फ नाराजगी के कारण ट्रेन में बैठकर हरिद्वार पहुंच गए थे और यहां पर भीख मांगने लगे। अगर कोई बच्चा भटक के या नाराज होकर अपने घर से चला आता है तो उसको उसके परिजनों से मिलाया जाए, उनको सुपुर्द किया जाए और इसमें हमारी टीम अनवरत काम करती है। अभी तक 106 बच्चे और बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है और उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है। हरिद्वार में एक और जहां पर कई ऐसे आश्रम हैं जहां भंडारे चलते हैं, तो वहीं हर की पैड़ी आने वाले श्रद्धालु भी खुलकर दान करते हैं, जिसके कारण यहां पर भिक्षावृत्ति का रैकेट भी चल रहा है। ऐसे में नासमझी के कारण हरिद्वार पहुंचे बच्चे धीरे धीरे इस रैकेट में फंस जाते हैं और जीवन भर के लिए भिक्षावृत्ति के दलदल में फंस जाते हैं। आजकल तो इसके रैकेट भी बने हुए हैं, इसको व्यवसाय बना दिया गया है। यहाँ पे बाहर से बच्चे आ रहे नाराज होके और यहाँ पे उनका शोषण हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे उनको इस रैकेट में फंसा के उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जा रही है। जानकार बताते हैं कि बच्चों के भिक्षावृत्ति के दलदल में फंसने का मनोवैज्ञानिक कारण भी है। उनका कहना है कि जो बच्चे घर में अपने मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाते, वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं और घर छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी बैरियर के पास में वन विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां विभाग ने लकड़ी के 200 गुटखे के साथ में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास में वन विभाग वन अधिनियम के तहत में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि काजल बहुमूल्य वन संपदा है और अवैध रूप से निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। रुद्रप्रयाग में 4 धाम यात्रा का अहम पड़ाव मयारी बाजार आज भी पार्किंग की समस्या से जूझ रहा है। यहां लगभग 1 साल पहले लगभग 40 लाख की लागत से बाजार से कुछ दूरी पर पार्किंग का निर्माण तो हुआ, लेकिन आज वहां पर बमुश्किल ही वाहन खड़े दिख सकते हैं। इसकी वजह से ये है कि पार्किंग घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई है। दरअसल जहां पर पार्किंग बनी है उसके ठीक ऊपर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और हर समय पत्थर गिरने का डर बना हुआ है। साथ ही पार्किंग भी धंसाव वाली जमीन पर बनी है। ऐसे में वाहनों को खड़े करने में लोग कतराते हुए नजर आते हैं। अब स्थिति यह है कि बाजार से अंधाधुंध वाहन खड़े होने से यहां पर जाम की समस्या भी पैदा होती है। जोशीमठ विकासखंड और दसोली विकासखंड के 150 गांव मिलकर सड़क की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसके रणनीति भी तैयार की जा चुकी है और पैदल यात्रा जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने की तैयारी है, जहां पर 18 जनवरी को बड़ी रैली निकालकर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क मार्ग न होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर सड़क पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं होते हैं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश में पुलिस खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी रखने और साथ ही सामान के उचित व्यवस्था बनाने के लिए जल्द ही पुलिस सेंट्रलाइज्ड स्टोर और सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाने जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा खरीदे गए किसी भी प्रकार के सामान जैसे कि हथियार, वर्दी, गाड़ियां और किसी भी प्रकार की उपयोगी वस्तु को सेंट्रलाइज्ड
स्टोर में रखना होगा, जिसका ब्यौरा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाएगा और समय आने पर अगर इन वस्तुओं का उपयोग किसी जिले या फिर पुलिस की अलग विंग्स को करना होगा तो वो सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से आवश्यकता अनुसार सामान का उपयोग कर सकते हैं। दरअसल सभी इसकी मांग भी कर रहे थे काफी लंबे समय से और किसी भी आपदा या फिर इमरजेंसी के दौरान में अगर पुलिस को सामान की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए पुलिस को लंबे प्रोसेसर से गुजरना पड़ता है। साथ ही किसी भी सामान के उचित मेंटेनेंस भी ना होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तमाम इक्विपमेंट्स हर साल जो है हम लोग खरीदते हैं, लेकिन कई बार जो है इसका एक सही तरीके से कोई सेंट्रलाइज स्टोर जो हम अभी बनाने की हमारी योजना है, प्रस्तावित हम लोग कह रहे हैं IRB 2 में, जिसमें एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर भी होगा। तो जब भी कोई खरीदारी जहां भी होगी, चाहे जिले में हो या कोई इकाई में हो या PHQ लेवल पे हो, तो तुरंत वो सेंट्रलाइज सर्वर में वो जाएगा। जाने के बाद वो किसको वितरित किया गया, एट प्रेजेंट वो इक्विपमेंट कहां पर है, उसकी क्या स्थिति है, कंडम में है, रिपेयर में है कि AMC कब हुई है, कब उसकी एक्सपायरी होनी है इक्विपमेंट्स की, ताकि जब कहीं रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कुंभ मेला आता है, 4 धाम यात्रा आती है, तो कहीं जहां एक्सेस हो वहां से उठा के हम लोग जहां डेफिसिट हो वहां देते। राज्य में आपदाओं से निपटने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि SDRF के कायाकल्प के साथ ही उसे और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, जिसमें कि देहरादून की तर्ज पर एक बटालियन कुमाऊं क्षेत्र में और देहरादून में भी एक नई कंपनी को खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही 8 नई चौकियां भी खोलने की तैयारी की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपदा में संकट मोचक की भूमिका निभाने वाली SDRF का अब जल्द ही विस्तार किया जाएगा। SDRF सिर्फ आपदा ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में एक्सीडेंट के दौरान भी राहत बचाव काम में लगी रहती है। साल 2012 की केदारनाथ आपदा के बाद प्रदेश में SDRF को बनाया गया था, जो हर छोटे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में आम जनता की मदद कर रहा है। अब प्रदेश में SDRF को और भी अधिक मजबूत किया जाएगा, साथ ही कई बदलाव भी किए जाएंगे, जिसके लिए कुमाऊं परिक्षेत्र के अल्मोड़ा के सड़िया पानी में नई बटालियन खोली जाएगी। होमगार्ड के जवानों को ट्रेनिंग देकर SDRF में तैनाती दी जाएगी। जल पुलिस एवं बाढ़ राहत PAC दल का SDRF में विलय होगा। राहत और बचाव के लिए आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन में दक्षता बढ़ाने के लिए जवानों को हेली स्लाइडिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही रेडीनेस, रेस्पॉन्स और पोस्ट रेस्पॉन्स के तहत काम होगा। आने वाले समय में भी हम एक इस SDRF को और स्ट्रेंथन करेंगे और हमारा लॉन्ग टर्म में प्रयास रहेगा कि कुमाऊं क्षेत्र के लिए भी एक अलग से SDRF की बटालियन किस तरह से हम उसको वहां स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे वो मानस खंड डेवलप होगा, ये ओम पर्वत आदि कैलाश उस क्षेत्र में भी भारत सरकार का भी राज्य सरकार का भी प्लान है कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ावा दें। SDRF की अभी तक प्रदेश में एक बटालियन है, जिसमें 5 कंपनियां हैं, जिनके ट्रेन जवान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 42 पोस्टों पर तैनात हैं और अब एक और कंपनी जल्द ही तैयार होगी, जिसकी सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसमें करीब 120 अधिकारी जवान तैनात रहेंगे, जिनके लिए 8 नई पोस्ट भी खोली जा रही हैं। 8 नई पोस्ट होंगी तैयार, जिसमें टिहरी में घनसाली, चमोली में थराली, पौड़ी में नैनीकांडा, अल्मोड़ा में भतरोंज खान, चंपावत में बूम, पिथौरागढ़ में मुंसियारी और धारचूला, जबकि नैनीताल में भवाली में चौकी खोली जाएगी। वहीं बताया जा रहा है कि अब 2 कंपनियां जल SDRF की और खुलेंगी, जिससे आने वाले समय में जलीय आपदाओं से राहत मिलेगी। बेसिकली हमारी जो टीम है वो डीप डाइविंग टीम है और जो हमारा मेनली काम होता है वो कोई अगर ड्रोनी केस है या कोई झील में नदी में कोई एक्सीडेंटली डूब जाता है तो उस पर्पज से हमें कॉल होती है, तो हम लोग स्कूबा डाइविंग करके उनको बॉडी रिकवर करते हैं। आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखंड में SDRF देवदूत बनकर लोगों को राहत दे रही है। 2014 से वर्चस्व में आई इस फोर्स ने
उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के बाहर के कई राज्यों में जाकर लोगों की जान बचाई है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर मुनि की रेती में हादसा हुआ है। पीडब्ल्यूडी तिराहे पर अचानक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू हो गया और कुछ ही देर में पलट गया। इस दौरान डंपर की चपेट में एक टेम्पो आ गया और टेम्पो डंपर के नीचे दब गया। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद में तुरंत एसडीआरएफ को खबर दी गई और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य चलाया गया। किसी तरह क्रेन मंगाकर और डंपर को रास्ते से हटाया गया और टेम्पो को निकाला गया। जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इन दिनों ऋषिकेश में हैं और यहां पर वो योग सीख रहे हैं। जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी ने खुद एक वीडियो शेयर किया और बताया कि वो ऋषिकेश में योग सीख रहे हैं। इस दौरान पहले उन्होंने वार्म अप किया और फिर कुछ आसन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ऋषिकेश योग के लिए प्रसिद्ध है और देश दुनिया से लोग यहां पर योग करने और सीखने आते हैं। पिथौरागढ़ में 16 साल के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार थरकोट झील वजूद में आ गई है, लेकिन झील के बनने के साथ ही विवाद भी अब तेज हो गया है। असल में पर्यटन विभाग ने झील में बोट चलाने के लिए टेंडर निकाले हैं, जिससे कि ग्रामीणों का पारा 7वें आसमान पर है। देर से ही सही करीब 1.5 दशक बाद थरकोट झील वजूद में आई है। 750 मीटर लंबी इस झील को बनाने में 30 करोड़ की धनराशि खर्च हुई है। झील बनने के बाद अब इसे पर्यटकों के लिए तैयार किया जाना है, लेकिन इस कवायद का विरोध भी तेज हो गया है। असल में ग्रामीण झील में चलने वाली बोट आदि का जिम्मा उन लोगों को देने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने झील के लिए अपनी जमीनें दी हैं। विभाग इसमें मनमानी कर रहा है। हम स्पष्ट तौर पे विभाग को चेता देना चाहते हैं, अगर उनने जन भावनाओं के विपरीत भी कोई काम किया और स्थानीय लोगों के साथ जो प्रशासन का, जो सरकार का जो समझौता है उसको लागू होना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन विभाग की टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान भी कर चुके हैं। असल में थरकोट झील आने वाले दिनों में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकती है। ऐसे में तय है कि कईयों को रोजगार भी मिलेगा। पर्यटन विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का बेसिक कोर्स किया है उन्हें ही झील में बोट चलाने की परमिशन दी जाएगी। ऐसे में तय है कि जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन झील बनाने के लिए दी है उन्हें कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए फिलहाल बीच का रास्ता अख्तियार किया गया है कि हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ के जो इच्छुक लोग हैं पहले वो वाटर स्पोर्ट्स का कोर्स करके आए, उसके बाद हम उनको वीरचंद सिंह गढ़वाली में लोन देंगे और वो लोन लेने के बाद वो बोट लेंगे, उसके बाद उनको हम सब्सिडी देंगे, फिर बोटों का संचालन करेंगे। हाईवे किनारे बनी थरकोट झील पर कईयों की उम्मीदें टिकी हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ग्रामीणों के साथ किए गए समझौते पर कुछ हद तक जरूर अमल किया जाए, लेकिन इसके लिए ग्रामीणों को भी सुरक्षा के नियमों में खुद को ढालना जरूरी होगा, नहीं तो झील हादसों को भी न्योता दे सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में सेना और 22 गांवों के बीच में विवाद थम नहीं रहा है। अब इस मुद्दे पर क्षेत्रीय विधायक मयूख मेहर ने मोर्चा खोल दिया है और मेहर ने साफ ऐलान कर दिया है कि शिवरात्रि के मौके पर वे ग्रामीणों के साथ में इस क्षेत्र के शिव मंदिर में जाएंगे। विधायक का कहना है कि सेना ने 22 गांव के रास्ते बंद कर दिए हैं, जिस कारण से स्थानीय ग्रामीण और मंदिर में भी नहीं जा पा रहे हैं और इस मुद्दे पर प्रशासन की सेना के साथ में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सेना अपने फैसले पर कायम है और सेना के सख्त रुख के कारण में 22 गांव के हजारों लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आ रहे हैं कि अब जनता जिला प्रशासन के भरोसे नहीं रहेगी, वो इस मुद्दे को अपने हाथ में लेगी और हम जन समर्थन के साथ इन रास्तों को खुलवाएंगे। इसके लिए भले ही कोई भी इसके अंजाम हो, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। एक तरफ देश में राम मंदिर का इतना ज्यादा जोर चल रहा है और हमारे जो सैकड़ों वर्ष पुराने शिव मंदिर को बंद किया जा रहा है।
22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंदूवादी संगठन घर घर जाकर पूजित अक्षत बांट रहे हैं। बुधवार को राजधानी के देहरा खास क्षेत्र में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कार्यकर्ता राम भजन गाते हुए लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको पूजित अक्षत भेंट किए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के मकसद से तमाम हिंदू संगठन जुड़े हैं और इसी क्रम में देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में पूजित अक्षत भेंट कर अयोध्या आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।